गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर 7 स्टार्ट करेंगे और ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, इसका नाम है कॉलिजन। कॉलिजन को हिंदी में संघात या टक्कर कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। बहुत अच्छा सा टॉपिक है, नाम है कॉलिजन। कॉलिजन को हिंदी में क्या कहते हैं? संघात या टक्कर। जब दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट आपस में टकराता है, जब दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट आपस में टकराता है तो बहुत बड़ा फोर्स काम करता है। उन सारे ऑब्जेक्ट पर एक बहुत बड़ा फोर्स काम करता है, लेकिन बहुत कम समय के लिए। मान लो ये दोनों ऑब्जेक्ट है, ये दोनों बहुत स्पीड से आ रहा आ रहा आ रहा, टकराया। तो टकराने से क्या लगता है? दोनों पर बड़ा फोर्स लगता है, लेकिन टकराया और टकराने के साथ हट जाता है। ऐसा तो नहीं टकराने के साथ चिपका हुआ रहता है, टकराया और हट गया। तो बहुत कम समय के लिए यह टक्कर होती है। टक्कर बहुत जोरदार होती है लेकिन कम समय के लिए, यानी बहुत कम समय के लिए एक बहुत बड़ा फोर्स काम करता है सारे ऑब्जेक्ट पर। कॉलिजन क्या है? कॉलिजन एक फिजिकल प्रोसेस है। कॉलिजन क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है। संघात या टक्कर एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, एक लार्ज फोर्स यानी एक बड़ा बल, एक बड़ा बल काम करता है। एक्ट करना माने काम करना। ऑन टू और मोर बॉडीज, दो या दो से अधिक वस्तुओं पर, दो या दो से अधिक वस्तुओं पर एक बड़ा बल काम करता है। फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, बहुत छोटे समय के लिए, बहुत छोटे समय के लिए एक बड़ा बल काम करता है। कॉलिजन क्या है? कॉलिजन इज ए फिजिकल प्रोसेस इन विच ए लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन टू और मोर बॉडीज फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम। संघात या टक्कर एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें एक बड़ा बल दो या दो से अधिक वस्तुओं पर बहुत छोटे समय के लिए कार्य करता है। तो चलिए कॉलिजन को पहले हम समझते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा हम कॉलिजन को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर मान लीजिए दो वस्तुओं का टक्कर दिखाया गया है। यह पहला ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और जो कितने वेलोसिटी से चल रहा है? u1 वेलोसिटी से। दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, जो कितने वेलोसिटी से चल रहा है? u2 से। और मान लो u1 बड़ा है u2 से। अगर इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, मान लो इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। आगे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे जा रहा है, पीछे वाला ऑब्जेक्ट एकदम फास्ट आ रहा है। तो जैसे ये फास्ट आएगा तो इसको ये टक्कर मारेगा, ये इसको जाकर के क्या मारेगा? टक्कर। तो कॉलिजन तभी होगा, टक्कर तभी होगा जब इसका स्पीड अधिक हो, इसका कम हो। तो इसका अगर अधिक होगा तो ये ज्यादा स्पीड वाला ऑब्जेक्ट पीछे से आएगा और इससे टकरा जाएगा। मान लो इस जगह पे टक्कर होती है, टकराने के बाद इसका स्पीड घटेगा। इसका स्पीड अभी ज्यादा है तो पहले ऑब्जेक्ट का स्पीड ज्यादा है, दूसरे का स्पीड कम है। लेकिन टकराने के बाद क्या होगा? इसका स्पीड घटेगा और इसका स्पीड बढ़ जाएगा। क्योंकि जैसे ये पहला ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? सेकेंड। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और ये सेकेंड। तो पहले ऑब्जेक्ट का स्पीड अधिक है, दूसरे का कम है, तो यह उसको जाके टक्कर मारेगा। कहां पर मारेगा टक्कर? यहां पे। ये जो हमने लाइन खींचा है, इस जगह पे आके दोनों गेंद एक दूसरे से टकरा गया। टकराने के बाद ये स्लो हो जाएगा, इसका स्पीड घटेगा जबकि इसका स्पीड बढ़ेगा। क्योंकि ये जैसे उसको धक्का मारेगा तो इसका स्पीड बढ़ेगा, तो इसका स्पीड u2 से बढ़कर कितना हो गया? v2। जबकि पहले वाले ऑब्जेक्ट का स्पीड u1 से घटकर हो गया v1। मान लो इसका स्पीड 10 है, 10 से घटकर हो गया इसका 6 और उसका 4 से बढ़कर हो गया 9। तो आप देख सकते हैं टकराने से पहले इसका स्पीड अधिक है, इसका कम है। टकराने के बाद इसका कम हो गया, उसका ज्यादा हो गया। तो टकराने से पहले u1 बड़ा है u2 से, यानी पहले का स्पीड अधिक है दूसरे से। टकराने के बाद v2 यानी दूसरे का स्पीड अधिक हो गया v1 से, यानी पहले से। ठीक है, तो ये कॉलिजन में इस तरह का बात होता है। तो पहले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है? u1, दूसरे का u2। टकराने के बाद पहले का वेलोसिटी v1, दूसरे का v2। u1 बड़ा है u2 से जबकि v2 बड़ा है v1 से। बिफोर कॉलिजन यानी टकराने से पहले,
आफ्टर कोलिजन यानी टकराने के बाद, टकराने से पहले इसका मास है m1, स्पीड है u1, इसका मास है m2, स्पीड है u2। u1 बड़ा है u2 से, अगर u1 बड़ा होगा u2 से तो ये जाके उसको टक्कर मारेगा, इस जगह पर आकर टक्कर होगा। टकराने के बाद इसका स्पीड घटकर कितना हो गया v1 और इसका स्पीड बढ़कर कितना हो गया v2। यानी पहला ऑब्जेक्ट स्लो होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट फास्ट हो जाएगा। पहले का स्पीड u1 से घटकर v1 होगा, जबकि दूसरे का स्पीड u2 से बढ़कर v2 होगा। यही बात होगा। अब मान लीजिए दोनों ऑब्जेक्ट को हम एक सिस्टम मान लेते हैं। इस दोनों ऑब्जेक्ट को हम क्या मान रहे हैं? सिस्टम। सिस्टम हम किसको कह रहे हैं? सिस्टम को हिंदी में समूह या निकाय कहते हैं। सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? समूह या निकाय। एक सिस्टम के अंदर एक वस्तु, दो वस्तु, तीन वस्तु, कितने भी वस्तु को आप एक सिस्टम मान सकते हैं। जैसे हम दो वस्तुओं का एक सिस्टम लेंगे तो वह दोनों वस्तु उस सिस्टम के अंदर आएगा। अगर हम कहेंगे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी निकालो तो आपको दोनों ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी निकाल के ऐड करना पड़ेगा। अगर हम कहेंगे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालो तो दोनों का पोटेंशियल एनर्जी निकाल के ऐड करना पड़ेगा। देखिए, आप सिस्टम के अंदर दो ऑब्जेक्ट भी मान सकते हैं, तीन ऑब्जेक्ट भी, चाहे तो जितना ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, या एक ऑब्जेक्ट का भी सिस्टम होता है। तो सिस्टम का मतलब होता है समूह। जैसे दो व्यक्तियों का समूह हो सकता है, चार व्यक्तियों का समूह हो सकता है, 10 व्यक्तियों का समूह हो सकता है। सिस्टम को हिंदी में समूह या निकाय कहते हैं। तो मान लीजिए इस दोनों वस्तु को हमने क्या मान लिया? सिस्टम। अब बताइए पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी कॉलिजन के पहले कितना था? तो ध्यान से देखिए, कॉलिजन के पहले इसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m1 u1 स्क्वायर और इसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m2 u2 स्क्वायर। चूंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर है। काइनेटिक एनर्जी क्या है? स्केलर। और आप जानते हैं स्केलर को कैसे जोड़ते हैं? साधारण तरीके से जोड़ते हैं। जितना भी स्केलर क्वांटिटी है उसको साधारण तरीके से जोड़ेंगे और जितना भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको स्पेशल तरीके से जोड़ा जाता है। तो पहले वस्तु का इसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m2 u2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये ki का मतलब हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कॉलिजन के पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये ki था। कॉलिजन के बाद फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m1 v1 स्क्वायर और इसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m2 v2 स्क्वायर। इसका मतलब पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। चूंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, इसीलिए जब भी आपको कहा जाए कि सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी निकालो तो आप सीधा क्या करेंगे? इसका काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, इसका काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और साधारण तरीके से सीधा जोड़ देंगे तो आपको पूरे सिस्टम का फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। और पूरे सिस्टम का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये है। पी का मतलब हो गया इनिशियल मोमेंटम। लेकिन मोमेंटम क्या है? मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में हो तो सीधा जोड़ देते हैं। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी एक ही दिशा में हो तो सीधा जोड़ते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम निकालो। मोमेंटम कहते हैं मास इनटू वेलोसिटी को, और मोमेंटम का डायरेक्शन होता है वेलोसिटी के डायरेक्शन में। हमने ये सब पढ़ाया हुआ है ना। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, और इसका डायरेक्शन किधर होता है? वेलोसिटी के अलोंग। तो बताइए इसका मोमेंटम कितना होगा? m1 u1 होगा, इसका मोमेंटम m1 u1 होगा, इसका मोमेंटम m2 u2 होगा। इसके मोमेंटम का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, यानी इधर होगा। इसके मोमेंटम का डायरेक्शन इधर होगा, यानी दोनों का मोमेंटम एक ही डायरेक्शन में होगा, तो सीधा जोड़ देंगे। तो टोटल मोमेंटम बताइए m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, ये इनिशियल मोमेंटम हुआ सिस्टम का। फाइनल मोमेंटम बताओ इसका m1 v1 और इसका मोमेंटम m2 v2। यहां पर इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा, इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा। देखिए, ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होता है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। चूंकि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के दिशा में मूव कर रहा है, इसका मोमेंटम m1 v1 होगा, इसका मोमेंटम m2 v2 होगा। तो दोनों के मोमेंटम को अगर आप जोड़ दोगे तो सिस्टम का मोमेंटम निकल जाएगा। तो ये सिस्टम का मोमेंटम हो गया फाइनल मोमेंटम, और ये सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम हुआ। इनिशियल का मतलब कॉलिजन से पहले, फाइनल का मतलब कॉलिजन के बाद। ठीक है, तो बताइए इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया? m1 u1 प्लस m2 u2।
फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, m1v1 प्लस m2v2। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मोमेंटम वेक्टर है तो इसको हम सीधा क्यों जोड़ रहे हैं। तो मोमेंटम वेक्टर है और अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उसको सीधा जोड़ देते हैं। तो इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम एक ही डायरेक्शन में है, तो सीधा हमने ऐड करके फाइनल मोमेंटम निकाला। यहां पर दोनों का मोमेंटम ऐड करोगे तो इनिशियल आएगा। तो अब आप बताओ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, समझ में आ रहा है? ये काइनेटिक एनर्जी किसका है, सिस्टम का। इसके काइनेटिक एनर्जी और इसके काइनेटिक एनर्जी को जोड़ोगे तो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी निकलेगा। इसके काइनेटिक एनर्जी और इसके काइनेटिक एनर्जी को जोड़ोगे तो सिस्टम का फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकलेगा। फाइनल का मतलब होता है कॉलिजन के बाद, इनिशियल का मतलब कॉलिजन के पहले। तो यहां पर देखिए, यही जो प्रक्रिया है, इसी प्रोसेस को हम कॉलिजन कहते हैं। कॉलिजन हिंदी में कहते हैं संघात या टक्कर। कॉलिजन एक भौतिक प्रक्रिया है, कॉलिजन एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें दो वस्तु या दो से अधिक वस्तु टकराता है और इस टक्कर में एक बड़ा फोर्स काम करता है दोनों पर, बहुत छोटे समय के लिए काम करता है। संघात या टक्कर एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें एक बड़ा बल दो या दो से अधिक वस्तुओं पर बहुत छोटे समय के लिए कार्य करता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कॉलिजन कहते हैं। कॉलिजन आपको समझ में आया, कॉलिजन क्या है? अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉलिजन। कॉलिजन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इलास्टिक कॉलिजन और एक होता है इन इलास्टिक कॉलिजन। टाइप्स ऑफ कॉलिजन। कॉलिजन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इलास्टिक कॉलिजन और दूसरा होता है इन इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन किसको कहते हैं? वैसा कॉलिजन जिसमें सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है। वैसा कॉलिजन जिसमें सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है और मोमेंटम भी कांस्टेंट रहता है, मोमेंटम भी कांस्टेंट रहता है, उसको हम इलास्टिक कॉलिजन कहते हैं। इन इलास्टिक कॉलिजन उसको कहते हैं जिसमें सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहता है। एक्चुअल में सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी घट जाता है, सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी घटता है, लेकिन मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। मोमेंटम को हिंदी में संवेग कहते हैं, ये कांस्टेंट रहता है। इलास्टिक कॉलिजन को हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्थ संघात। इन इलास्टिक कॉलिजन को कहते हैं अप्रत्यास्थ संघात, अप्रत्यास्थ संघात। तो किसे कहते हैं इलास्टिक कॉलिजन और इनइलास्टिक कॉलिजन? इलास्टिक कॉलिजन वैसा कॉलिजन है जिसमें सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहता है, यानी कंजर्व रहता है, और सिस्टम का मोमेंटम भी कांस्टेंट रहता है। जबकि इनइलास्टिक कॉलिजन वैसा कॉलिजन है जिसमें सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी घट जाता है, यानी कांस्टेंट नहीं रहता है, लेकिन मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। यानी मोमेंटम अर्थात संवेग, मोमेंटम दोनों ही कॉलिजन में कांस्टेंट रहता है। इलास्टिक कॉलिजन में भी मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, इन इलास्टिक कॉलिजन में भी मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। लेकिन सवाल है किसका मोमेंटम कांस्टेंट रहता है? सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। देखिए यहां पर एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं, सिस्टम। आप जानते हैं मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। ध्यान से देखिए इस पहले ऑब्जेक्ट को, इसका मास m1 है, इसका वेलोसिटी u1 है, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा m1 u1। लेकिन कॉलिजन के बाद इसका वेलोसिटी चेंज होकर यानी घटकर u1 से घटकर क्या हो गया v1। तो जैसे ही वेलोसिटी घट गया तो मोमेंटम भी घट जाएगा। मान के चलिए इसका मास है 2 kg और इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी करो तो 10 × 2 20 kg मीटर पर सेकेंड। अभी इसका मास तो वही रहेगा। देखिए
कॉलिजन जब होता है तो मास चेंज नहीं होगा, किसी वस्तु का मास चेंज नहीं होगा, उसका स्पीड घट सकता है या बढ़ सकता है। तो यहां पर देखिए स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, यहां स्पीड हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, जबकि मास अभी भी कितना है 2 kg है। तो इसका इनिशियल मोमेंटम निकालो तो 10 गुना 2 20 kg मीटर पर सेकेंड, इसका फाइनल मोमेंटम निकालो 8 kg मीटर पर सेकेंड। तो हम यहां क्या देख रहे हैं कि पहले ऑब्जेक्ट का चूंकि स्पीड घट गया इसलिए मोमेंटम भी घट जाएगा, लेकिन दूसरे का स्पीड बढ़ गया। मान लो दूसरे का मास है 3 kg और इसका स्पीड है मान के चलिए 6 मीटर पर सेकेंड, और अब कॉलिजन के बाद इसका मास 3 kg ही है लेकिन स्पीड बढ़कर हो गया 9 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मोमेंटम निकालिए, मास इंटू वेलोसिटी निकालिए, 3 इंटू 6 18 kg मीटर पर सेकेंड, और यहां पर 9 इंटू 3 27 kg मीटर पर सेकेंड। तो हम देख रहे हैं कि सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट का चूंकि स्पीड बढ़ गया 6 मीटर पर सेकेंड से 9 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो स्पीड बढ़ने से मोमेंटम बढ़ जाएगा। तो पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम घट रहा, दूसरे का मोमेंटम बढ़ रहा, लेकिन पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। पूरे सिस्टम का मोमेंटम कैसे निकालेंगे, तो इसके मोमेंटम और इसके मोमेंटम को ऐड करेंगे, ठीक है। तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चलिए एक बार फिर से इसको समझते हैं। कॉलिजन कितने टाइप का हो गया, 2 टाइप का। इलास्टिक कॉलिजन, इसको कहते हैं प्रत्यास्थ संघात। इन इलास्टिक कॉलिजन, अप्रत्यास्थ संघात। इलास्टिक कॉलिजन किसको कहेंगे, वैसा कॉलिजन जिसमें सिस्टम का, सिस्टम मतलब दोनों वस्तु को मिलाकर हम सिस्टम कह रहे हैं। सिस्टम हम किसको कह रहे हैं, दोनों वस्तु को मिलाकर। तो जिसमें सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगा, मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा। इनइलास्टिक कॉलिजन वैसा कॉलिजन है जिसमें सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी तो घटता है लेकिन मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। यानी इलास्टिक कॉलिजन में हम लिख सकते हैं कि I बराबर KF, जितना काइनेटिक एनर्जी शुरू में था उतना ही बाद में रहेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम रहेगा। लेकिन इनइलास्टिक कॉलिजन में क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अधिक होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होगा। इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी घट गया। शुरू में काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम का मान लीजिए 50 जूल था और बाद में घटकर 40 जूल हो गया, यानी 10 जूल एनर्जी गया कहां। सोचिए, पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी पहले कितना था 50 जूल, अब कितना हो गया 40 जूल। तो 10 जूल काइनेटिक एनर्जी बर्बाद हो गया, वेस्ट हो गया। किस रूप में वेस्ट हो गया, तो हीट के रूप में, साउंड के रूप में। सम एनर्जी इज लॉस्ट, कुछ एनर्जी बर्बाद होता है। किस रूप में, हीट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, या फिर एनर्जी यूज्ड इन डिफॉर्मेशन, यूज्ड इन डिफॉर्मेशन। इसको समझिए, जब दो वस्तु टकराता है तो आप ध्यान से सुनिएगा, कुछ ना कुछ आवाज निकलता है। जब दो वस्तु टकराते हैं तो हो सकता, अगर दो वस्तु टकरा रहा, मान लो दोनों वस्तु पत्थर है, तो हो सकता है थोड़ा सा चिंगारी निकले, यानी लाइट भी निकल सकता है, साउंड भी निकल सकता है, या दोनों वस्तु के टकराने पर वह गर्म हो सकता है, या एक वस्तु टकराया दूसरे से, मान लो एक प्लास्टिक का गेंद है और वो टकरा गया एक पत्थर से, तो प्लास्टिक का गेंद पिचक गया, यानी उसका आकृति बिगड़ गया। तो इसी बिगड़ना को हम डिफॉर्म कहते हैं। डिफॉर्म करना मतलब बिगाड़ना। तो अगर किसी वस्तु का आकृति बिगड़ गया यानी पिचक गया, जिसको हम कहते हैं ना कि दो गेंद टकराया पिचक गया, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एनर्जी आपका बर्बाद होता है। तो इनइलास्टिक कॉलिजन वैसा कॉलिजन है जिसमें सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है। एक्चुअल में सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी घट जाता है। जितना काइनेटिक एनर्जी शुरू में रहता है उतना बाद में नहीं रहता है। सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी घट जाता है। शुरू में 50 जूल एनर्जी था, बाद में हो गया 40 जूल। 10 जूल एनर्जी बर्बाद हो गया। किस रूप में, या तो हीट के रूप में, उष्मा ऊर्जा के रूप में, या ध्वनि ऊर्जा के रूप में, या प्रकाश ऊर्जा के रूप में, या हो सकता है वह ऊर्जा बर्बाद हो गया हो उस वस्तु की आकृति को बिगाड़ने में। तो इस सब रूप में एनर्जी कुछ ना कुछ बर्बाद होता है, लेकिन मोमेंटम कंजर्व रहेगा। पी बराबर पीएफ रहेगा। मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। काइनेटिक एनर्जी घटेगा, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा।
इलास्टिक कॉलिजन में दोनों कांस्टेंट रहता है, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट, मोमेंटम भी कांस्टेंट। ठीक है, इलास्टिक कॉलिजन का एग्जांपल क्या है? कॉलिजन एमंग मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस। केमिस्ट्री में आप पढ़िएगा, दो तरह का गैस होता है, एक होता आइडियल गैस, एक होता रियल गैस। आइडियल गैस को हिंदी में आदर्श गैस कहते हैं। कौन सा गैस? आदर्श गैस, जो कि हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे होता है। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, आदर्श गैस होता है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो मान लो कोई आइडियल गैस है, आप जानते हैं गैस बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, और उस मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होता है? लगातार कॉलिजन होता है। जैसे मान लो ग्लास का एक मैंने ट्यूब लिया और इसके अंदर मान लीजिए हाइड्रोजन गैस मैंने भर दिया, तो हाइड्रोजन गैस का जितना भी अणु है ये एक दूसरे से क्या करेगा? टकराएगा। तो ये जो टक्कर होगा ये इलास्टिक कॉलिजन होगा। यानी गैस के अणुओं के बीच जो टक्कर होती है, किसी गैस के अणुओं और परमाणुओं के बीच जो टक्कर होती है वो इलास्टिक कॉलिजन होता है। जबकि इनइलास्टिक कॉलिजन का एग्जांपल है कॉलिजन इन आवर डेली लाइफ। हम लोग दैनिक जीवन में जो कॉलिजन देखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इनइलास्टिक कॉलिजन। जैसे एक ट्रक जाके टकरा गया कार से, एक साइकिल टकरा गया किसी ऑटो रिक्शा से, या कोई पत्थर दूसरे पत्थर से टकरा गया, या पहाड़ खिसका, दो पत्थर आपस में टकरा गया, एक गेंद दूसरे गेंद से टकरा गया। तो इस तरह का जो भी टक्कर आप अपने डेली लाइफ में देखते हैं वो इनइलास्टिक है, यानी उसमें काइनेटिक एनर्जी घट जाता है। ठीक है, लेकिन किसी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच जो टक्कर होती है वो क्या है? इलास्टिक। इलास्टिक कॉलिजन हमेशा गैस के अणुओं के बीच देखने को मिलती है, जबकि हम लोग जो अपने डेली लाइफ में कॉलिजन होता हुआ देखते हैं, टक्कर होता हुआ देखते हैं, वो सब क्या है? इनइलास्टिक। जैसे आप एक बॉल लो, उस बॉल को फेंक दो किसी दूसरे बॉल के ऊपर, तो टक्कर होगा, तो वह जो टक्कर होगा वो कैसा होगा? इनइलास्टिक होगा। ओके, तो ये आपका इलास्टिक कॉलिजन है, ये आपका इनइलास्टिक कॉलिजन है। ये पहला ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, u1 वेलोसिटी से चल रहा है। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, u2 वेलोसिटी से चल रहा है। मान लो u1 बड़ा है u2 से, u1 बड़ा है u2 से, तो इसका स्पीड अधिक है तो ये जाके इससे टकराएगा, यहां पर आकर टक्कर हुआ। टक्कर के बाद पहले ऑब्जेक्ट का स्पीड घटकर v1 हो गया, जबकि दूसरे का स्पीड बढ़कर v2 हो गया। ठीक है, ये आपका है बिफोर कॉलिजन, यानी टकराने से पहले का नजारा है। यह है आफ्टर कॉलिजन, टकराने के बाद का ये नजारा है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू लिखिए, तो इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 u2 स्क्वायर। तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकल गया सिस्टम का। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालिए सिस्टम का, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर, माने इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हुआ, ये फाइनल। इनिशियल मोमेंटम निकालो, इसका मोमेंटम होगा m1 u1, उसका होगा m2 u2। फाइनल मोमेंटम, पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम बताओ। सिस्टम का मतलब दोनों ऑब्जेक्ट को मिलाकर, इसके मोमेंटम में इसके मोमेंटम को जोड़ोगे तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम आएगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो इलास्टिक कॉलिजन में पी बराबर पी एफ होता है, यानी m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होता है m1 v1 प्लस m2 v2। यानी मोमेंटम कंजर्व रहता है दोनों ही कॉलिजन में, चाहे इलास्टिक कॉलिजन हो या इन इलास्टिक कॉलिजन हो, दोनों ही कॉलिजन में आपका मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। पी बराबर पी एफ इसमें भी होता है, पी बराबर पी एफ इसमें भी होता है। लेकिन इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होता है, के आई बराबर के एफ होता है। लेकिन इनइलास्टिक कॉलिजन में के एफ जो होता है वो कम होता है के आई से, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी घट जाता है। मान लो इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है 10 जूल, इसकी वैल्यू है 40 जूल,
तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 50 जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसका घटकर हो गया 8 जूल, इसका घटकर हो गया 36 जूल, तो 36 8 कितना हो गया 44 जूल। तो पूरे सिस्टम का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 50 जूल है, जबकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी 44 जूल है, यानी 6 जूल काइनेटिक एनर्जी घट गया। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमेशा कम होता है इनिशियल से, तो कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है हीट के रूप में, साउंड के रूप में, लाइट के रूप में, या फिर एनर्जी यूज्ड इन डिफॉर्मेशन यानी विकृति के रूप में भी एनर्जी कहीं ना कहीं नष्ट होता है। तो ये कॉलिजन का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉलिजन टॉपिक को ही और आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।